हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे 53rd मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आपकी रिलीज हुई थी फेब मंथ में। और ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों खास है? क्योंकि ये जो हमारे नए आरबीआई गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी, उनकी पहली मॉनेटरी पॉलिसी है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या खास बातें रही थी वो सब डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाता कौन है? हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके तहत फॉर्म की गई है? ये फॉर्म की गई है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 में भी सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन है आपका 45ZB। सेक्शन 45ZB, इस सेक्शन के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है और वो कमेटी बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं आपके आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आरबीआई की तरफ से एक तो हो गया आरबीआई गवर्नर, जो कि इस वक्त कौन है? संजय मल्होत्रा जी। बाकी 2 व्यक्ति कौन थे आरबीआई की तरफ से? तो एक थे आपके डॉक्टर राजीव रंजन जी और दूसरा था एम राजेश्वर राव जी। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 लोग थे, नागेश कुमार जी, सौगत्या भट्टाचार्य एंड प्रोफेसर राम सिंह जी। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति कौन है, जिसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली होगी? 100% फिर भी नहीं मिली है, पर फिर भी सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होने वाला व्यक्ति कौन है? नागेश कुमार जी। क्यों? क्योंकि ये जब हमारी अक्टूबर मंथ में आई थी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, तब से बोल रहे हैं कि भाई रेपो रेट को कट करो, रेपो रेट को कट करो। तो जो अक्टूबर मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें रेपो रेट पे फैसला लिया गया था 5-1 से। मतलब एक नागेश कुमार जी थे जो बोल रहे थे रेपो रेट को कम करो, बाकी 5 लोग बोल रहे थे कि रेपो रेट सही है। फिर जो दिसंबर मंथ में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें फैसला आया 4-2 से। 2 लोग थे जो कह रहे थे रेपो रेट को कम करना चाहिए, बाकी 4 लोग बोल रहे थे भाई रेपो रेट एकदम सही है। वो 2 लोग कौन से थे? एक तो नागेश कुमार जी ऑब्वियसली, दूसरे थे हमारे राम सिंह जी। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है इस वाल फरवरी वाली, इसमें 6 के 6 लोगों ने फैसला दिया है कि भाई रेपो रेट को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। रेपो रेट को करेंगे हम कम। तो इस बारी पहली बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट कम किया गया है इतने सालों में। ठीक है। और रेपो रेट को घटा के कितना कर दिया? 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है और कर दिया है 6.25%। पहले होता था ये 6.50%, अब इसको 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है और अब ये हो गया 6.25%। अब ये जो एमपीसी कमेटी है इसके जो मिनट्स होते हैं ये आपके पब्लिश होंगे 21 फरवरी 2025 में। इसमें आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ये पब्लिश होते हैं, इसमें पूरी डिटेल दी होती है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में किस व्यक्ति ने क्या बोला। अच्छा, नागेश कुमार जी अगर बोल रहे हैं कि भाई मैंने रेपो रेट घटा रहा है तो इनके पीछे इनकी सोच क्या है, तो वो पूरे डिस्कशन दी होती है आपकी किसमें? मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और ये हमेशा फोर्टनाइट बेसिस पे निकलते हैं। जैसे आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंक्लूड हुई तो इसके 14 दिन बाद फोर्टनाइट बेसिस पे ये लॉन्च होते हैं आपके मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बोली कि नागेश कुमार जी सबसे ज्यादा खुश होने वाले व्यक्ति होंगे, पर 100% सेटिस्फाइड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि भाई आप रेपो रेट कम कीजिए 0.50% से, 50 बेसिस पॉइंट से आप रेपो रेट को कम कीजिए। पर बाकी लोगों ने क्या कहा कि भाई 25 से कम करते हैं। तो नागेश जी ने फिर वोट दे दिया कि चलो 25 से ही कम हो रहा है, पर हो तो रहा है। नागेश कुमार जी अक्टूबर 1 से बोल रहे थे कि रेपो रेट कम होना चाहिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो कब होगी? आपकी अप्रैल मंथ में। ठीक है। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर की कौन सी 2024-25 वाला फाइनेंशियल ईयर जो है इसकी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी। ठीक है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में और क्या क्या फैसले लिए गए उसको डिस्कस करते हैं, और ये रेपो रेट कम क्यों किया गया इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, जो जीडीपी एस्टिमेट लगाया गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 2025 से 2026 का, वो लगाया गया है कि भाई 6.7% रहने वाली है हमारी जीडीपी। क्वार्टर 1 की बात करूं मैं 2025-26 के क्वार्टर 1 की, तो 6.7, फिर क्वार्टर 2 में 7%, फिर 6.5, फिर 6.5 एंड ओवरऑल कितनी रहने वाली है? 6.7%। वही मैं अगर सीपीआई की बात करूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात की जाए, तो वो रहने वाली है अगले फाइनेंशियल ईयर की 4.2%। और अगर मैं क्वार्टर वाइज बात करूं तो क्वार्टर 1 की 4.5, क्वार्टर 2 की 4%, क्वार्टर 3 की 3.8 एंड क्वार्टर 4 की 4.2%। ये रहने वाली है आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको इन्फ्लेशन भी बोलते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इन्होंने रेपो रेट कम किया तो किया क्यों? ठीक है। रेपो रेट कम किया तो किया क्यों? देखो यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो जीडीपी तो पहले भी गिर रही थी, देखो यहां तक गिरी है जीडीपी। फिर इस टाइम पे इन्होंने जो रेपो रेट था वो कम क्यों नहीं किया? तब इन्होंने कांस्टेंट चलाए रखा 6.5% का। पर अब जाके इन्होंने, अभी देखो जीडीपी इस लेवल पे पहुंची है। ठीक है। गिर अभी भी रही है पर इससे कम गिरी हुई है। ठीक है।
इस लेवल से, ये जो मैं बात कर रहा हूं Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो इसके मुकाबले जीडीपी अभी भी ऊपर है, पर इन्होंने अभी रेपो रेट कम कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो, जब यहाँ पे Q3 की बात कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, उस टाइम पे आप इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन लगभग लगभग 6% के आसपास थी। तो अगर ये इस टाइम पर रेपो रेट कम कर देते तो मार्केट में लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन और ऊपर चली जाती। इसलिए इन्होंने उस टाइम पे रेपो रेट कम नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, जीडीपी तो लगातार गिर रही है, पर ये जो हमारा यहाँ से है, क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, अब यहाँ से इन्फ्लेशन गिरने वाला है, ठीक है, यहाँ से इन्फ्लेशन नीचे को आ रहा है, और ये ज्यादातर इस एरिया में रहेगा। और एस्टिमेट कितना लगाया इन्होंने, 4.2 रहने वाला है अगले ईयर का। तो देखो, आरबीआई का टारगेट क्या होता है वैसे, 4% इन्फ्लेशन मेंटेन करने का, पर प्लस माइनस 2% ये साथ में क्या लेकर रखता है, बफर लेकर रखता है कि प्लस माइनस 2% चलेगा। तो इनका टारगेट कितना है अगले साल का, 4.2 रहने वाला है इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया ताकि हमारी जीडीपी ग्रो कर पाए। जैसे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, ज्यादा पैसा घूमेगा मार्केट में, तो लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे, जिससे जीडीपी इंक्रीज होगी। पर उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इन्फ्लेशन हमारी फर्स्ट क्वार्टर में बेशक इंक्रीज करेगी, 4.5% पे चली जाएगी, फिर धीरे धीरे नीचे आती रहेगी और लास्ट में स्टेबल हो जाएगी 4.2% पे। इसलिए इन्होंने रेपो इस बारी गिराया है, ठीक है। पहले क्यों नहीं गिराया था रेपो, देखो, जब हमारे नागेश कुमार जी अक्टूबर मंथ में बात कर रहे थे, मतलब Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो Q2 ये रहा हमारा, ठीक है, Q2 ऑफ 24-25, ठीक है, यहाँ पे। तो इस टाइम पे ये देखिए आप, Q2 ऑफ 24-25 में इन्फ्लेशन क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा था, और अगर उस टाइम वो रेपो रेट गिरा देते तो इन्फ्लेशन और ऊपर जाता, क्योंकि लिक्विडिटी और बढ़ जाती मार्केट में। इसलिए उस टाइम उन्होंने रेपो रेट ना बढ़ा के अब रेपो रेट को कम किया है। उस टाइम रेपो रेट कम नहीं किया था, अब किया है कम। रेपो रेट कम करने से क्या होता है, ज्यादा पैसा मार्केट में घूमता है। वो कैसे घूमता है, वो आगे डिस्कस करते हैं हम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, जो रेपो रेट है वो पिछले 5 साल में पहली बार कम किया गया है। आज 2020 के बाद, 2000 मई 2020 के बाद रेपो रेट को हमेशा इंक्रीज किया गया था, और मई 2023 से तो रेपो रेट कांस्टेंट चल रहा था 6.50%। 2020 के बाद कभी घटाया नहीं गया था। तो पिछले 5 साल में पहली बार रेपो रेट को घटाया गया है, कम किया गया है, और कितना कर दिया है, 6.25%। अब यहाँ पे देखिए, जो दिसंबर मंथ था हमारा, दिसंबर मंथ में क्या किया था, जो हमारा सीआरआर था उसको कम किया गया था, 4.50% से कम करके 4% कर दिया। अब यहाँ पे रेपो रेट को कम कर दिया 6.25%। तो देखो, बेसिकली रेपो रेट होता क्या, पहले इसका आइडिया ले लो, ठीक है, और जो थ्योरी बोलती है वो क्या बोलती है ये समझ लेते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका रीपर्चेस रेट, ठीक है। वैसे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे आप पूरी चीजें समझ लेना क्या होता है। वैसे इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली आपका, सपोज बैंक है, बैंक को अर्जेंट मनी चाहिए, ठीक है, शॉर्टफॉल है बैंक के पास और उसको पैसा फुलफिल करना है। तो बैंक क्या होता है, बैंक अपनी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है। तो बैंक क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख देगा आरबीआई के पास, और आरबीआई से बदले में ले लेगा पैसा, ठीक है, आरबीआई से ले लेगा पैसा। पर यहाँ पे वो एक एग्रीमेंट भी साइन करेगा कि जैसे समझ लो इसको 10 दिन के लिए पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे बैंक साइन करेगा कि 10 दिन बाद मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आपसे वापस ले लूंगा। तो ये रीपर्चेस, मतलब मैं आपसे वापस ले लूंगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और बदले में आपको पैसे दे दूंगा सारे। तो ये होता है आपका एक तरीके से रेपो रेट। तो यहाँ पे थ्योरी क्या बोलती है, देखो, थ्योरी ये बोलती है कि जो आपका रेपो रेट है, जो आपका रेपो रेट है, ये अगर कम होगा, रेपो रेट अगर नीचे जाएगा, तो इससे क्या होगा, लोन सस्ते होंगे। लोन सस्ते होंगे तो क्या होगा, ज्यादा लोग लोन लेंगे, और ज्यादा लोग जब लोन ले लेंगे तो उस पैसे को खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज कर जाएगी। और वहीं अगर मैं रेपो रेट को इंक्रीज कर दूं, तो रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो बैंक लोन भी महंगे बांटेगा, और अगर बैंक लोन महंगे बांटेगा तो ज्यादा लोग लोन लेंगे नहीं, ज्यादा लोग लोन लेंगे नहीं तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे नहीं, जिससे जीडीपी डिक्लाइन होगी, ठीक है। ये है आपकी थ्योरेटिकल, ठीक है। पर यहाँ पे मेन क्रक्स क्या है, देखो, मेन क्रक्स ये है, मेन बात एक ये भी है, चलो, कि लोन सस्ते होंगे ये जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, एक बात तो ये है, पर मेन बात है लिक्विडिटी की। बैंक्स में जो लिक्विडिटी है ना वो बहुत ज्यादा कम है,
ठीक है, बैंक के डिपॉजिट बहुत गिर रहा है, बैंक में लिक्विडिटी कम हो रही है, इसलिए पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया था आरबीआई ने, जो आपका सीआरआर था उसको 4.50% से घटा के 4% कर दिया था, जिससे बैंक्स की लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई। क्यों? अगर बैंक का एनडीटीएल समझ लो, बैंक का एनडीटीएल है जो, वो है समझ लो 100 रुपए, तो पहले ₹4.5 आरबीआई को देने पड़ते थे, अब क्या करना पड़ेगा, ₹4 आरबीआई को देने पड़ेंगे, जिससे उसके पास क्या 0.50 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा बच गए बैंक के पास, जिससे उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज कर गई। तो पहले आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर को कम किया था पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में, 4.5 से 4% पे ले आए, ताकि इनकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाए। और इस बार मेन स्टेप क्या है इनका, लिक्विडिटी इंक्रीज करने का ही है मेन स्टेप। ठीक है, पॉलिसी रेट को घटाने का मेन मोटिव क्या है कि इससे इस बैंक्स की जो है वो लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाए। और वो कैसे करेगी, तो हमने कल परसों वीडियो में पढ़ा था, जब हमने जनवरी मंथ के सर्कुलर डिस्कस किए थे, वहां पे क्या बोला था आरबीआई ने, कि आरबीआई ने बोला था कि हम इंजेक्ट करेंगे बैंक्स में 1.50 लाख करोड़ रुपीस। याद है, कल परसों पढ़ा था हमने ये जनवरी मंथ के सर्कुलर्स में। और ये 1.5 लाख करोड़ कैसे इन्वेस्ट करेंगे, लिक्विडिटी मतलब कैसे इन्फ्यूज करेंगे बैंकिंग सेक्टर में, तो 60,000 करोड़ तो बोला था उन्होंने कि हम करेंगे ओएमओ ऑपरेशन से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, जहां पे ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक से परचेज करेंगे, बदले में उनको पैसे देंगे, तो जिससे क्या होगा, बैंक्स की लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा दूसरा ये यूएसडी स्वैप्स करेंगे। ठीक है, जो बैंक के पास फॉरेन करेंसी है, यूएसडी डॉलर्स है, उस 5 बिलियन यूएसडी डॉलर्स जो हैं उसको ये क्या कर देंगे, बैंक से स्वैप कर लेंगे, मतलब बैंक से 5 बिलियन डॉलर करेंसी ले लेंगे और बदले में उनको उतने अमाउंट का पैसा दे देंगे। उससे क्या होगा, उससे भी बैंक्स की लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाएगी। और तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड था आपका वेरिएबल रेट रेपो, वेरिएबल रेट रेपो। और मैंने तब भी आपको बोला था कि उन्होंने क्या बोला था, देखो जो ये ओएमओ ऑपरेशन कर रहे थे, ये तो इन्होंने 20 जनवरी से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पर वेरिएबल रेट रेपो के लिए इन्होंने क्या कहा, हम 7 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी को, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको समझ आएगी बात। पहले रेपो रेट कितना था, 6.50। ठीक है, और इसके थ्रू ये पैसा कितना इन्फ्यूज करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। अब यहां पे देखिए फर्क क्या पड़ना था, अगर ये कर देते 1 फरवरी से स्टार्ट, तो बैंक्स को ये 50,000 करोड़ कितने रेट पे मिलते हैं, 6.50% पे। पर इन्होंने क्या कहा कि हम भाई ये जो वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू 50,000 करोड़ डालेंगे बैंकिंग सेक्टर में, ये 7 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता था हम रेपो रेट कम करने वाले हैं। और रेपो रेट कम करने से फायदा क्या हुआ, देखो ये 50,000 करोड़ इंटू 0.25% करके देखो आप कितने करोड़ का फायदा हो गया बैंक्स को, वरना इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता बैंक्स को अगर ये 1 फरवरी को स्टार्ट कर देते। इसलिए इन्होंने 7 फरवरी को स्टार्ट किया, क्योंकि इनको पता था बैक ऑफ द माइंड कि हमने इस बारी रेपो रेट कम करना है। और अब जो लोन 50,000 करोड़ का बैंक को 6.5% में मिलना था, अब 6.25% में मिलेगा, तो बैंक्स के लिए फायदा हो गया। और कुल मिला के क्या करना है इन्होंने, बैंक्स की लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है। देखो ये जो डिपॉजिट्स है ना, बैंक में जो डिपॉजिट्स है वो आज तक के मतलब 10-12 साल में सबसे लोएस्ट है बैंकिंग में। जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ मतलब जो बैंक लोन बांटता है, तो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है आपकी 17% से 18% से। वहीं डिपॉजिट ग्रोथ की बात की जाए तो डिपॉजिट ग्रोथ काफी खराब है, ये हो रही है 10% से या 11% से। और बड़े बैंक्स की बात करूं जैसे एसबीआई वगैरह, तो इसमें तो ये नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब पिछले साल जितना डिपॉजिट था उससे कम है इस बारी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इसके 2-3 रीजन है। पहला तो यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स जो है इनकी वजह से काफी हो रहा है, क्योंकि ये रोज अपना कोई पोर्टफोलियो दिखा देंगे, देखो मैंने इतने पैसे लगाए थे, इतना बन गया, मेरे को कमाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, फलाना ढिमका। ठीक है, तो उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं लोग। और आप मानोगे नहीं, करीबन आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट पिछले 2-3 साल में खुले हैं, डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर एसआईपी का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है इंडिया में, तो काफी ज्यादा लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एफडी में कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा, सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रख ही नहीं रहे, वो इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, जिससे क्या हो रहा है, बैंक का डिपॉजिट कम हो रहा है। और दूसरा रीजन जो है वो क्या है, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है वो प्रेफर कर रही है आपकी क्रॉस सेलिंग को। क्रॉस सेलिंग को मतलब, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैं एसबीआई की बात बताता हूं। तो एसबीआई में क्या है, एक अपनी एसबीआई लाइफ करके सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट बेचा जा रहा है एसबीआई में। एसबीआई लाइफ क्या है, एक इंश्योरेंस प्लान है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है।
तो यहाँ पे जो एजीएम लेवल के लोग हैं, एजीएम, डीजीएम, सीजीएम, ठीक है, जो टॉप लेवल के लोग हैं, वो काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हैं अपनी ब्रांचेस को कि आप एसबीआई लाइफ बेचिए, ठीक है। और क्यों? ताकि इनके टारगेट्स पूरे हो जाए। इनके टारगेट्स पूरे होने का क्या फायदा होता है? जो एसबीआई लाइफ वाले हैं वो इनको विद फैमिली आपको टूर देते हैं, फ्री टूर्स देते हैं, फॉरेन टूर देते हैं, ठीक है। अगर आप इतने लेवल पे कर जाओगे तो आपको जैसे गोवा, अंडमान वगैरह का टूर दे देंगे। उससे और ऊपर लेवल कर जाओगे तो आपको फॉरेन टूर दे देंगे, मलेशिया वगैरह का। फिर इनकी बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं। तो उस चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, बैंक्स जो ब्रांचेस हैं उनको काफी ज्यादा फोर्स करते हैं कि आप एसबीआई लाइफ में इन्वेस्ट करवाइए अपने कस्टमर का। अब अच्छा, जो ब्रांचेस हैं वो किसको इन्वेस्ट करवाएगी? जो उस ब्रांच का कस्टमर होगा। जैसे एक ब्रांच है एसबीआई की, उसका जो कस्टमर होगा वो आया बैंक में एफडी बनाने, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, आप एफडी मत बनाइए, आप एसबीआई लाइफ में लगाइए, इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट है। तो एक चक्कर ये भी है, यहां से भी क्या हो रहा है, बैंक का अपना डिपॉजिट एसबीआई लाइफ के पास जा रहा है। तो बैंकिंग में जो डिपॉजिट का सेगमेंट है ना, वो काफी ज्यादा क्रंच में है। इसलिए पहले क्या किया गया, सीआरआर को डिक्रीज किया गया। अब क्या किया गया, रेपो को डिक्रीज किया गया। फिर आरबीआई खुद बोल रहा है कि हम 1.50 लाख करोड़ रुपीस जो है वो इन्फ्यूज करेंगे, किसमें? अपने बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि बैंकिंग में डिपॉजिट की बहुत बुरी हालत है, ठीक है। अब ये बाकी जो रेट्स हैं ये भी एक बार देख लीजिए। जो पॉलिसी रेट होता है ना, जो आपका रेपो रेट होता है, रेपो रेट से हमेशा 0.25% कम जो होगा वो क्या होगा, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और रेपो रेट से 0.25% ज्यादा क्या होगा आपका, बैंक रेट एंड एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ और बैंक रेट सेम रहते हैं। अब ये है क्या चीज, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। देखो, पॉलिसी रेट तो समझ आ गया, बैंक ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखी, पैसे ले लिए, बाद में पैसे दे दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले ली। अब क्या होता है, कभी कभी ना आरबीआई बैंक्स जो है इनके पास एक्सेस मनी हो जाता है। तो एक्सेस मनी होता है तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ना आरबीआई के पास पैसा रखते हैं और बदले में उनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35%। अब इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो में बैंक जो है वो अपना पैसा देता है आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई बदले में इसको कोलेटरल के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है। और फिर जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, आरबीआई बैंक को पैसा वापस कर देगा और बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर देगी, और बैंक 3.35% पैसा कमा लेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने बोला, देखो हमारे को आपको बार बार क्या देनी पड़ रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ रही है, तो आप एक काम कीजिए, हम आपको एक बेस्ट स्कीम देते हैं। अब ये स्कीम क्या देते हैं, देखो आरबीआई वाले बोलते हैं, देखो कि हम आपको देते हैं कि देखो, आप हमारे पास पैसा रखिए, आरबीआई के पास पैसा रखिएगा बैंक, ठीक है, बदले में हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 6% का। पर यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या? हम कोलेटरल की फॉर्म में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देंगे आपको। रिवर्स रेपो में क्या था, आरबीआई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा था बैंक को, बैंक पैसे दे रहा था, और टाइम पीरियड बाद ये पैसे वापस ले लेता है बैंक विद इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास वापस चली जाती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लाइन कर दिया 3.35%। और उन्होंने कहा अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप 6% कमाइए, पर इसमें क्या होगा, हम आपको बदले में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल की फॉर्म में नहीं देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बैंक रेट है। बैंक रेट क्या होता है आपका, बेसिकली बैंक रेट होता है आपका कि जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई पैसा उधार लेना है आरबीआई से, ठीक है, और इसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, जैसे रेपो में क्या था, बैंक आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा था, यहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, 6.50। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ये होता है ओवरनाइट लोन। आरबीआई से बैंक जो है वो ओवरनाइट, एक रात के लिए भी लोन ले सकता है। और यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे कैच ये है कि जो बैंक एसएलआर मेंटेन करता है, तो एसएलआर 3 फॉर्म में मेंटेन करता है, कैश, गोल्ड, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे ये जो बैंक है उसको मेंटेन करना ही पड़ता है एसएलआर। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या है, बैंक जो है, ये जो इसने एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन की है, इसका यूज करके लोन ले सकता है आरबीआई से, ये होता है। और ये ओवरनाइट के लिए मिलता है, और इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6.50। बाकी सबको डीप में आप बैंकिंग अवेयरनेस की मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास है उसमें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है आपका नया डोमेन, क्या है वो, बैंक.इन एंड fin.in, ताकि जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं वो कम कर सके, जो आपकी फेक आईडीज मतलब फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं उनको रिड्यूस कर सके, और सभी बैंक्स के लिए एक यूनिफॉर्म आईडी बनाई जाएगी, यूनिफॉर्म
वेबसाइट बनाई जाएगी जिसमें डोमेन नेम क्या होगा, बैंक.इन फॉर बैंकिंग्स। जो भी बैंक्स है हमारे उनके लिए क्या यूज किया जाएगा, बैंक.इन। और जो भी हमारी एनबीएफसीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए क्या यूज किया जाएगा, fin.in। और ये कब से बैंक.इन पे काम करना कब से चालू हो जाएगा, अप्रैल 2025 से, ठीक है। और इन सब का जो डाटा है, बैंक.इन, fin.in, इन सबको रजिस्ट्रार कौन करेगा, इन डोमेन्स को, ये करेगा IDRBT। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, और इसका सेंटर कहाँ है, ये हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो ये था आपका न्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कि आरबीआई इंप्लीमेंट करने वाला है एएफए। एएफए क्या होता है आपका, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन। मतलब अब आप आगे से जब क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपने पैसा भेजना है, क्रॉस बॉर्डर पैसा भेजना है, तो उसमें भी आपको एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन मिलेगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी जो है वो और बेटर हो पाएगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको। जैसे कि हम गूगल पे चलाते हैं, ठीक है, गूगल पे आप चलाते होंगे, गूगल पे, तो इसको पहले ओपन करने के लिए एक लॉक लगता है, ठीक है, एक लॉक होता है इसको पहले ओपन करने के लिए, तो उसको अनलॉक करते हो आप। फिर आप देखते हो किसको पैसे भेजने हैं, जिसको पैसे भेजने हैं फिर उसका नाम सेलेक्ट करके अमाउंट डाल के फिर यूपीआई पिन डालना होता है 6 डिजिट का। तो ये क्या हुआ, दो आइडेंटिफिकेशन हुई ना। पहले आपने उसको ऐप को अनलॉक किया तो पहली तो आइडेंटिफिकेशन वही होगी कि भाई बंदे ने अगर ऐप को अनलॉक किया तो बंदा खुद ही है, पर नहीं, उसके बाद जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो यूपीआई आईडी अलग से मांगता है, यूपीआई पासवर्ड 6 डिजिट का। तो डबल आइडेंटिफाई करता है, कि डबल ऑथेंटिकेशन करता है, दो बारी वेरीफाई करता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप नेट बैंकिंग चलाओ, ठीक है, बैंक की नेट बैंकिंग, उसका आईडी पासवर्ड डालो आप, ठीक है, आईडी पासवर्ड डालोगे, फिर ओटीपी आएगा, फिर वो आपकी नेट बैंकिंग खुलेगी। फिर नेट बैंकिंग खुल गई, उसमें आप आईएमपीएस करो या आरटीजीएस करो, तो उस टाइम आप डिटेल डालोगे सारी, फिर आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो दो बारी आपकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, दो बारी वो वेरीफाई कर रहा है कि भाई किसी ने गलती से तो नहीं इसका खोल लिया और कहीं ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो दो बारी ये वेरीफाई करवाता है। तो वैसे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी अब आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, मतलब आपकी भी दो बारी रूटीन चेकअप होएगा। मतलब कि एक बार तो जब आप लॉगिन करोगे तब तो वो चेक करेगा ओटीपी से या पासवर्ड से, दूसरी बार जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तब भी आपको वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ये है आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो नॉन बैंक ब्रोकर्स है वो भी एक्सेस कर पाएंगे एनडीएसओएम। अब ये क्या चीज है, देखो एनडीएस होता है आपका नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ये आपका लॉन्च हुआ था ईयर 2002 में, और इसमें क्या था, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहली बार लॉन्च हो रही है प्राइमरी मार्केट में, वो कहां पे होगी, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में, और यहां से आप परचेज कर सकते हो। तो ये था। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर बुक होएगा, फिर जाके मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर 2002 में एक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम बनाया, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहली बार लॉन्च होंगी और वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2005 में एनडीएस ओएम कर दिया, ऑर्डर मैचिंग कर दिया। मतलब देखो ये बात है, अगर आपने प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट वाली वीडियो देखी होगी, कैपिटल मार्केट वाली, तो आपको समझ आएगा। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई चीज, जब भी कोई सिक्योरिटीज या कोई शेयर पहली बार लॉन्च होता है तो वो कहां लॉन्च होता है, प्राइमरी मार्केट में। फिर उसके बाद जैसे मैंने परचेज कर लिया, मैं ये पहली बार लॉन्च हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ लो, और मैंने इसको परचेज कर लिया, तो ये प्राइमरी मार्केट में मैंने परचेज कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं ना अपने दोस्त को बेच दूं, मेरे को भी जरूरत नहीं है और मेरे को पैसे चाहिए, मैं अपने दोस्त को बेच देता हूं। तो वो आप कहां बेच सकते हो, वो बेचना पड़ता है आपको सेकेंडरी मार्केट में, वो आपको बेचना पड़ता है सेकेंडरी मार्केट में। तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम जो 2002 में लॉन्च हुआ था, वो क्या था, एक तरीके से प्राइमरी मार्केट। फिर वहां पे दिक्कत आ रही थी कि भाई लोगों ने आपस में ट्रेड करना हो, ठीक है, बैंक टू बैंक। जैसे एसबीआई ने बहुत सारी क्या खरीद रखी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इनको चाहिए एकदम से पैसा, तो ये सोचते हैं कि भाई हम पीएनबी वालों को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भेज देते हैं और बदले में उनसे पैसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे जरूरत पड़ी सेकेंडरी मार्केट की। तो इन्होंने क्या किया, 2005 में एनडीएसओएम लॉन्च कर दिया, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। तो ये हो गया अब सेकेंडरी मार्केट। मतलब यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो बेच सकता है या उससे खरीद सकता है। सेकेंडरी मार्केट का काम करने लग पड़ा एनडीएसओएम। तो इस पे पहले किस किस को अलाउड था, इस पे पहले अलाउड था आपके बैंक्स हो गए, रेगुलेटेड एंटिटीज होगी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हो गए। अब आरबीआई बोल रहा है इस पे अलाउ कर देंगे हम नॉन बैंक ब्रोकर्स को भी,
एनडीएस ओएम पे वो काम कर सके, सेकेंडरी मार्केट में वो लॉन्च हो सकेंगे, वो भी किसी और की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और परचेज कर सकेंगे। तो ये अलाउ कर दिया है आरबीआई ने, और इसके लिए इन्होंने 9 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसके हेड कौन है, जिसके हेड है हमारा राधेश्याम राठौर जी, ठीक है। और ये अपनी जो रिपोर्ट है ये सबमिट कर देंगे कब तक, 30 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। तो ये चीज थी इंपॉर्टेंट। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अब जिन्होंने जनवरी मंथ का सर्कुलर देखा होगा वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी, लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होती है, इसको मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। एलसीआर होता है आपका कि आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में एक बैंक से कितना कैश आउटफ्लो होगा, ये होता है डिनोमिनेटर में। और ऊपर आता है उस आउटफ्लो को मैच करने के लिए बैंक के पास कितनी हाईली लिक्विड एसिड्स है। मतलब अगर मेरे बैंक से अगले 30 दिन में 100 रुपया जाना है, तो उस 100 रुपए को, मतलब अगर किसी ने मेरे बैंक से अगले 30 दिन में 100 रुपया निकाल के लेके जाना है, तो उसकी डिमांड फिल करने के लिए मेरे पास कितनी लिक्विड एसेट्स हैं जिसको मैं कन्वर्ट करके उस बंदे को 100 रुपया दे पाऊं कि नहीं। मतलब कि एक बंदा अगर मेरे बैंक से पैसे लेके जाना चाह रहा है, तो मेरे पास उतनी लिक्विड एसेट है कि मैं उस जो लेके जाना चाह रहा है उसको मैं पूरा दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं, वो होता है आपका एलसीआर। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो हमेशा आपकी 100% से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला था, बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल रन ऑफ फैक्टर 5% का बनाना पड़ेगा। किसके लिए, उन कस्टमर्स के लिए जो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं, क्योंकि वो कस्टमर काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, वो अपना पैसा कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उनको बैंक आने की जरूरत भी नहीं है। तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 5% का रन ऑफ फैक्टर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या किया आरबीआई ने, इस फैसले को कर दिया है 1 साल से पोस्टपोन। अब आरबीआई बोल रहा है 31 मार्च 2026 से पहले हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, क्योंकि बैंक में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है अभी, लिक्विडिटी क्रंच। बैंक के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, डिपॉजिट ही नहीं है बैंक के पास, लिक्विडिटी ही नहीं है, तो वो पहले ही क्रंच में। और अगर बैंक को ये 5% एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ गया, तो इनका और पैसा ब्लॉक हो जाएगा। लिक्विडिटी मतलब 5% मेंटेन, देखो आपको 5% छोटी अमाउंट लग रही होगी, पर ये लगभग लगभग 100,000 करोड़ की बात है, ठीक है। तो इतना पैसा बैंक को अलग से साइड में रखना पड़ेगा, तो उनकी लिक्विडिटी और कम हो जाएगी। तो बैंक के पास लिक्विडिटी तो नहीं है, तभी तो पहले हमने क्या किया, सीआरआर को कम किया, फिर हमने क्या किया, रेपो रेट को कम किया, फिर आरबीआई क्या कह रहा है, हम 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो बैंकिंग सेक्टर में इन्फ्यूज करेंगे। और ऊपर से अगर वो 5% इसको एप्लीकेबल कर देंगे तो बैंक के पास और पैसा कम हो जाएगा। इसलिए आरबीआई ने क्या कहा, इसको हम 31 मार्च 2026 से पहले अप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे कि जो जो कस्टमर्स हैं आपके, जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग है, उनके लिए आपको अलग से 5% का रन ऑफ फैक्टर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1 साल बाद सोचेंगे इस पे। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, जो कि लास्ट न्यूज है हमारी, उसमें बोला गया है कि आरबीआई जो है वो जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, उसमें भी फॉरवर्ड का ऑप्शन चालू कर देंगे, फॉरवर्ड्स का ऑप्शन, ठीक है। फॉरवर्ड एक क्या चीज है, फॉरवर्ड है आपका एक डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे कि आज है 26 तारीख, 26 तारीख, अच्छा तो आज है शिवरात्रि, ठीक है, तो सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे आज 26 तारीख है, तो मैं आज ही किसी एक व्यक्ति से बोलूंगा कि देख भाई, जो तेरा घर है ना, ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, तो आज ही मैं बोलता हूँ कि मैं तेरा घर लूंगा, समझ लो 50 लाख रुपए में। पर लूंगा मैं कब, 1 नवंबर को, जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है, ठीक है, मैं उस दिन को लूंगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो घर की कीमत थी, घर का प्राइस था, वो आज ही डिसाइड कर लिया, पर उसको पैसे कब दूंगा और उसे घर कब लूंगा, 1 नवंबर को। उस टाइम चाहे मार्केट में उस घर की कीमत 1.5 करोड़ हो जाए, मैं लूंगा 50 लाख में, या उस टाइम उस घर की कीमत 10 लाख हो जाए, मैं लूंगा कितने में, 50 लाख में। फॉरवर्ड्स में क्या होता है, आप डिसाइड, जो प्राइस है डिसाइड आज ही कर लेते हो, और पेमेंट और सेटलमेंट करते हो फ्यूचर डेट पे, तो वो होता है आपका फॉरवर्ड, एक तरीके का ये क्या होता है, डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्या फायदा होगा, इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है, पेंशन फंड्स हैं, वो अपने फंड्स को क्या कर पाएंगे, हेज कर पाएंगे। हेज क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था पहले ही, कल परसों वाले सर्कुलर में। हेजिंग होता है जो आपकी एसेट्स है, जो आपकी एसेट्स है उस पे लॉस ना हो ज्यादा, उस पे लॉस ज्यादा ना हो, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप अपनी एसेट्स की क्या करते हो, हेजिंग करते हो। और ये कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, एग्रीमेंट, डेरिवेटिव्स का यूज करके आप इनकी हेजिंग कर सकते हो। और आरबीआई का मानना है कि इससे क्या होगा, मतलब ये बॉन्ड मार्केट कितने का, लगभग 1.1 ट्रिलियन का है, रुपीज में बात करूं, और अगर मैं यूएस डॉलर में बात करूं तो 12.2 बिलियन डॉलर का।
तो ये थी आपकी 53rd मॉनेटरी पॉलिसीज की हाईलाइट। बहुत जल्द आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।